नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज हम कक्षा 11 के पहले अध्याय चित्रकला के प्रागैतिहासिक शैल चित्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यहाँ पर नाम से ही पता चल जाता है कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र उन चित्रों की बात की जा रही है जिनका संबंध शिलाओं पर किए गए चित्रण से है। शैल चित्र और प्रागैतिहासिक ऐसा इतिहास से पहले का समय जिसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। उस समय में जो शैल चित्र निर्मित किए गए हैं उन्हें हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऐसे में प्रागैतिहासिक है क्या? तो प्रागैतिहासिक वह समय है, वह बीता हुआ समय, वह इतिहास जिसके संदर्भ में हमें कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, पुस्तक के रूप में या लिखित रूप में। तो ऐसे में हमको इसके संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन फिर भी हम ये समझ लें कि प्राक इतिहास, इतिहास से पहले का समय प्राक इतिहास कहा जाता है या प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। अब इस समय की बात करते हैं, अर्थात कि जब लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते या हमें इस तरीके के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, तो इस समय के मनुष्य के बारे में हम जानकारी को कैसे प्राप्त करें, यह एक प्रश्न है। और इस प्रश्न को हल करने का काफ़ी प्रयास भी किया गया। तो इसको प्रयास करने के क्रम में हमने कुछ साक्ष्य खोजे, जैसे औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास के संबंधित स्थल, जैसे कि उनके मकान और गुफाएं। मकान अर्थात कि उस समय में वो गुफाओं में रहते थे तो गुफाएं देखी। और इसके अलावा उस समय के जो मनुष्य है या जानवर है या उस समय के जो भी जीव है उनकी हड्डियां भी हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि प्रागैतिहासिक मानव किस तरीके से अपना जीवन यापन करता था। तो इसी के क्रम में जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है या उनके बनाए हुए चित्र प्राप्त होते हैं, उन्हीं का विवरण हम यहाँ पर प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अंतर्गत करते हैं। अब ऐसे में जब मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है, अर्थात कि हम 3 मूलभूत आवश्यकताओं को लेते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं जब आराम से पूरी होने लगी, तब ऐसे में निश्चय ही मानव के मन में नवीन विचारों ने जन्म लिया होगा। और जब मानव के अंतर्गत जब हम कहते हैं कि मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका अर्थ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि उन विचारों को कहीं ना कहीं मानव अभिव्यक्ति का प्रयास करता है। और जब अभिव्यक्ति का प्रयास करता है तो इसी क्रम में उसने उस समय में उसे जो कैनवास प्राप्त हुआ, तो जो दीवार प्राप्त हुई गुफाओं की, उस पर चित्र और रेखा चित्र बनाए हैं। और इसी भावों की अभिव्यक्ति को, विचारों की अभिव्यक्ति को प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अंतर्गत गिना जाता है। ये चित्र मानव द्वारा विविध उद्देश्यों को लेकर बनाए गए हैं। ऐसे में जो उद्देश्य हो सकते हैं वह है, या तो हो सकता है कि मानव सौंदर्य के प्रति सजग हो और सुंदरता का निर्माण करना चाहता हो, या फिर अभिव्यक्ति करना चाहता हो, या फिर हो सकता है कि मानव ने अपनी स्मृति के लिए या दृश्य अभिलेख को रखने के लिए इन चित्रों का निर्माण किया हो। हम देख सकते हैं कि यह कुछ कुछ कार्य इसी प्रकार है जैसा कि हम डायरी लेखन का कार्य करते हैं। तो अब हम ये देखें कि प्रागैतिहासिक काल जो कि पुराना काल है उसको हम कई भागों में बांट लेते हैं, लेकिन मूलतः जो पाषाण काल है या पूरा पाषाण काल है वह इसका आरंभिक काल माना जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, उसके बाद उत्तर पाषाण काल आता है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल की चर्चा करते हैं, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की चर्चा करते हैं, उसके बाद धातु युग की चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा कौन सा समय है जब सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऐसा समय उत्तर पूरा पाषाण काल है जब सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त होते। यह वह समय है जब मानव ने अग्नि से परिचय प्राप्त कर लिया था, कृषि करना सीख लिया था, और चौक अर्थात कि बर्तन बनाने के लिए जो पहिया होता है उसका भी आविष्कार कर लिया था। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव काफ़ी समृद्ध हो गया था और इसी समय में उसने दीवारों पर काफ़ी सारे चित्रों का निर्माण किया है। अब जब हम इन चित्रों की बात करते हैं, इन चित्रों की खोज की बात करते हैं,
तो ऐसे में भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज 1867-68 में आर्किबाल्ड कार्लाइल ने कर दी थी, जबकि स्पेन में इसके 12 वर्ष बाद अल्तामीरा में हमें चित्र प्राप्त होते हैं। तो यह हमारे लिए गर्व की बात भी है। अब इन चित्रों को खोजने के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माने जाते हैं, कॉकबर्न, आर्किबाल्ड कार्लाइल, एंडरसन, मित्र, पंचानन मित्र और अमलानंद घोष जो है, इन सभी का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। अब ये चित्र हमें भारत के विविध हिस्सों में प्राप्त होते हैं, जिसमें से आपकी परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार आदि कुछ महत्वपूर्ण है, वरना तो इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, राजस्थान और दक्षिणी भारत में और भी कई अन्य स्थलों पर भी इस प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं। यदि हम सबसे पहला उदाहरण आपकी किताब के अनुसार देखें तो उत्तराखंड में कुमायूं जो है, वहाँ पर अल्मोड़ा के 20 किलोमीटर दूरी पर लखुड़ियार नामक स्थान पर चित्र प्राप्त होते हैं। लखुड़ियार जो है, लखुड़ियार 1,00,000 गुफाओं को लखुड़ियार कहा जाता है। लखुड़ियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। और यहाँ पर जो चित्र प्राप्त होते हैं वह 3 प्रकार के हैं: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय चित्र। यदि हम चित्रण की दृष्टि से देखते हैं और इन चित्रों को बांटते हैं विषयों की दृष्टि से, तो 3 भाग हो गए: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय चित्र। तो वहीं सफ़ेद, काले और लाल रंगों से बने हुए हैं। ये वे रंग हैं जो प्रकृति में सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम मानव आकृतियों को देखें तो एक छड़ी के रूप में बनाया है, अर्थात कि सीधी रेखा के रूप में कह सकते हैं या छड़ी के रूप में कह सकते हैं। ऐसे चित्र अभी आगे आएंगे भी सही। और एक लंबे थूथन वाला जानवर, अर्थात कि हाथी है एक तरीके का। उसके अलावा लोमड़ी, छिपकली, इस तरीके के कई चित्र यहाँ पर बने हुए देखने को मिल जाते हैं। ये सारे चित्र लहरदार रेखाएं, ज्यामितीय आकार, आयताकार, इस प्रकार के बने हुए हैं। और इसको सफ़ेद रंग से बनाया गया, काले रंग से बनाया गया, या फिर पृष्ठभूमि को बनाकर उस पर रंग करके किए गए हैं। ऐसे चित्र यहाँ पर ये देखे जा सकते हैं। एक चित्र है लखुड़ियार में नृत्य करते हुए लोगों का। तो वहीं एक और चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लहरदार रेखाएं। इसके अतिरिक्त यदि हम आगे देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक से संबंधित कुछ स्थल हैं। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण स्थल कोपगुल्लू, पेकलिहाल और टेक्कलकोट्टा, यहाँ पर भी तकरीबन उन्हीं 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं जो कि हमने पहले कहे हैं: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय चित्र। और यहाँ पर चित्रण के में कुछ विशेष बात यह है कि यहाँ पर कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, तो कुछ लाल रंग के हैं, तो कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से कार्य किया गया है। इस प्रकार के चित्र हैं। और यहाँ के चित्र, कुछ चित्र उत्तर पाषाण काल के भी माने जाते हैं। तो चित्र नव पाषाण काल के हैं अधिकतर। तो इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ पशु जैसे सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि चित्रित किए गए हैं। तो मानव को भी यहाँ पर बनाया है। इसके अतिरिक्त त्रिशूल भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो ये ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत लिया जाता है। यदि हम प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करें तो सबसे समझने की बात है कि यहाँ पर वनस्पति का चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर कह सकते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि मानव ने आश्रय जो है वह वहाँ पे बनाया होगा जो नदी के आसपास का क्षेत्र है। और ऐसे में मानव ने वनस्पति का निर्माण नहीं किया है और पशु पक्षियों का निर्माण किया है। और आमतौर पर कहे कि पशुओं का निर्माण किया गया है और मानव आकृतियों का निर्माण किया और ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण किया है। तो ये काफ़ी सोचने की बात है और काफ़ी अध्ययन का विषय है। अब यदि हम प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के स्थलों में महत्वपूर्ण स्थल में देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्थल आते हैं।
और मध्य प्रदेश के अंतर्गत विंध्याचल पर्वतमाला के स्थल और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कैमूर पर्वतमाला के स्थल हमें महत्वपूर्ण तौर पर देखने को मिलते हैं। ये वह स्थल है जहाँ पर पानी का बहुतायात था, वनस्पति बहुत उपलब्ध थी, मानव को भोजन आसानी से उपलब्ध था। ऐसे में उसने इस स्थान को रहने के लिए उचित पाया था। ऐसे में उसने महसूस किया कि वह आराम से यहाँ पे जीवन यापन कर सकता है और इसी क्रम में उसने यहाँ पर अभिव्यक्ति दी और इसे चित्रण के रूप में देखा जाता है। ऐसे में जो सबसे पहला स्थल है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला में, जिसका नाम है भीमबेटका, तकरीबन 10 वर्ग किमी का क्षेत्र, जहाँ पर 800 के आसपास शैलाश्रय प्राप्त होते हैं, जिनमें से 500 में हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। तो इन जो शैल चित्रों की खोज को भी हम देखें तो हम देखें कि भीमबेटका के शैल चित्रों को किसने खोजा। तो इन शैल चित्रों को V.S. वाकणकर ने 1957-58 में खोजा था और इसके चित्रों के अंतर्गत हम विषय वापिस से वही पुराने वाले पशु चित्र, मानव चित्र और ज्यामितीय चित्र ले लेंगे। अब ये चित्र मानव की जो विविध घटनाएं हैं दैनिक जीवन की, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, सजावट से संबंधित और मुखौटा लगाना आदि सभी गतिविधियों से संबंधित चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ से प्राप्त चित्रों को कई श्रेणियों में बांट दिया जाता है, तकरीबन 7 श्रेणियों में बांटा जाता है, क्योंकि आरंभ की 3 श्रेणियाँ तो उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आती है। लेकिन उसके बाद जब हम पाषाण काल के बाद की बात करते हैं तो तब भी यहाँ पर चित्र देखे जा सकते हैं। अब इसी क्रम में हम सबसे पहले भीमबेटका से संबंधित जो चित्र है उनको 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं और कैसे क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बाद के जो पाषाण काल के बाद के चित्र हैं उनको हम यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अंतर्गत। तो उत्तर पाषाण काल के जो चित्र है वह हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं, छड़ी जैसी पतली मानव आकृति है और बड़े बड़े जानवर, जैसे कि पहले एक बताया था थूथन वाला एक विशाल जानवर, तो हाथी जैसा कहा जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त भैंसें, हाथी, बाघ, गेंडे, सुअर जैसे चित्र अनेक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मानव आकृति वही पहले की तरह मैंने कहा कि रेखीय है, एक रेखा में बनी हुई या इस तरीके की पतली पतली छड़ी की आकार की बनी हुई है। यहाँ पर कुछ चित्र है जो वाश पेंटिंग भी कहे जा सकते हैं, जिन्हें धवन चित्र कहा जाता है। कुछ ज्यामितीय चित्र भी उत्तर पाषाण काल के देखे जा सकते हैं। अब यदि हम मध्य पाषाण युग की बात करते हैं तो मध्य पाषाण युग के जो चित्र है वो सर्वाधिक है और कई अत्यधिक बड़ी संख्या में हैं। यह चित्र बहुत आकार में तो छोटे हैं लेकिन शिकार के दृश्य बहुत अधिक हैं और ऐसे में लोगों ने समूह में जो शिकार किया उसको दर्शाया गया है। और इसी शिकार की जो घटना है उसके अतिरिक्त मानव के जीवन यापन के क्रम में जो घटनाएं घटती थी तो उनको भी दर्शाया गया है। मनुष्य को कपड़ों से सजा हुआ भी बताया गया। इससे ये पता चलता है कि उस समय का मनुष्य कपड़े पहनने लगा था या कपड़े के बारे में उसे जानकारी हो गई थी। इसके अतिरिक्त हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरण, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे जानवरों को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसने जानवरों को चित्रित करना बहुत पसंद किया है और कई चित्रों में मानव को जानवरों के सहचर के रूप में दिखाया गया है। तो कई जानवर का शिकार करते हुए मानव को बताया गया है। दोनों ही दशाओं में यहाँ पर चित्रित किया गया है। चित्र सवस्त्र और निर्वस्त्र दोनों ही हैं। बच्चों को भी दौड़ते भागते खेलते कूदते बताया है, तो इस तरीके के दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो नृत्य से जुड़े हुए चित्र भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए जैसे चित्र जो कि घरेलू जीवन से संबंधित हैं, उनका चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ के जो रंग है मध्यकाल के, जो कि भीमबेटका में काम में लिए गए हैं, काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंग इसमें आते हैं, जो कि खनिजों से तैयार किए गए या चट्टानों से तैयार किए गए या मानव को वहाँ से मिले हैं।
सबसे बड़ी बात, इसने इन रंगों में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाकर काम करना, जैसे चर्बी है या गोंद है, तो इन सबको मिलाकर और उसको ऐसा बना दिया कि वो दीवार पर चिपका रह सकें। तो इसके कारण यह चित्र लंबे समय तक रहे और बहुत सारे चित्र आज भी देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है कि जो धरातल है उससे क्रिया हुई होगी ऑक्साइड के कारण और यह वहाँ पर स्थायी हो गए होंगे, तो यह बात भी देखने में आती है। अब ये चित्र हमें या तो गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं, कहीं कहीं छतों पर भी मिलते हैं, तो कहीं कहीं सतह पर भी मिल जाते हैं। इस प्रकार के चित्र अलग अलग जगह पे बहुत सारे तरीक़ों से बने हुए हैं। यहाँ पर एक चित्र ये बताया गया है जो कि मध्य पाषाण युग का है और जिसमें एक शिकार का दृश्य है। एक भैंसे को मानव समूह में शिकार कर रहा है और कुछ घायल व्यक्ति भी बताए गए हैं। इस तरीके का एक चित्र है, इसको देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो एक चित्र और यहाँ पर दे रखा है जो कि लखुड़ियार में है, नृत्य का दृश्य। अब देख सकते हैं मानव को छड़ी के आकार में दर्शाया है, कई बार लाइन आ चुकी है, तो ये अब देख सकते हैं कि मानव को किस तरीके से दर्शाया है। तो इस प्रकार मानव को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये तो बात है इस समय के चित्रण की। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो एक और बात भी हमें ध्यान में आती है जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो चित्र बने हैं वह अलग अलग जगह पर तो बने हुए है ही है, लेकिन बहुत सी बार एक चित्र के ऊपर कितने ही चित्र, एक चित्र के ऊपर एक चित्र, उसके ऊपर एक चित्र, उसके ऊपर एक चित्र, इस प्रकार क्रमशः 20 स्तर वाले चित्र भी देखने को मिलते हैं। एक के बाद एक क्रमशः 20 बार चित्र उसी धरातल पर किया गया है, तो एक यह भी बात सामने आती है। खैर सोचा भी जा सकता है कि यह चित्र 20 परतों तक क्यों बनाया गया है, तो इसका कारण कई सारे हो सकते हैं। मान लो पहले तो चित्र पसंद नहीं आया तो दूसरा चित्र बना दिया, या फिर हो सकता है कि वो पूजा से संबंधित या इस तरीके का पवित्र स्थल रहा होगा जिसको कि मतलब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर चित्र बनाते तो हमारी मान्यता पूरी हो जाती है और हमको शिकार मिल जाता है या हमारी विचार पूरे हो जाते। तो इस प्रकार की जो बात देखी, ऐसे में भी वहाँ पर क्रम से चित्र बनाए गए हैं, ये भी संभव है। तो इसके अतिरिक्त ये भी संभव है कि अलग अलग समय पर अलग अलग पीढ़ियों ने वहाँ पर उस जगह को अपने लिए महत्वपूर्ण माना हो और एक के बाद एक उस पर चित्र बनाए हो। तो इस क्रम में अनेक चित्र बने हैं और इसके अतिरिक्त इन केवल यदि हम चित्रों की बात करें तो प्रागैतिहासिक साक्ष्य के रूप में हमें चित्र ही नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ दैनिक जीवन से जुड़ी हुई और भी अलग अलग वस्तुएं, जैसे औजार या हथियार जो कहते हैं हम, उसके अलावा मिट्टी के खिलौने, हड्डियों के टुकड़े आदि सभी भी प्राप्त होते। इससे पता चलता है कि उस समय का मानव मिट्टी से संबंधित चीज़ों को बनाना और उसे काम में लेना सीख गया था। तो ये है आपका प्रागैतिहासिक शैल चित्र। और अब हम अगले बार आगे पढ़ेंगे अगले अध्याय को। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।